अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मेनली हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले ये माना जाता था कि ऑक्सीजन गैस जो होती है O2 गैस है जो वो क्या है डायामैग्नेटिक है। ये कब माना जाता था? जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं आई थी उस टाइम पे माना जाता था ऐसा कि ऑक्सीजन गैस डायामैग्नेटिक है। व्हाट डू यू मीन बाय डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक तुम्हारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, डू नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल या ऐसे मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो डायामैग्नेटिक कौन होगा? जिसके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। जिसके सबशेल में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये क्लेम करती है कि जो O2 गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है, इट इज पैरामैग्नेटिक। और एक्चुअल में जब हम ऑक्सीजन गैस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो ऑक्सीजन गैस है ये अट्रैक्टेड होती है टुवर्ड्स द मैग्नेट। अगर ये डायामैग्नेटिक होती तो इसको अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बताती है कि ऑक्सीजन गैस क्यों पैरामैग्नेटिक होती है। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस जो वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या आते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि ऑक्सीजन गैस इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टार्टिंग करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के? चलिए, पहला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे पहली चीज क्या कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी हमारे दो एटम या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही जब दो एटम की ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो उससे कौन सी ऑर्बिटल बनेगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। सेकंड क्या है? atomic orbitals combined. Atomic orbitals combined is equals to molecular orbitals form. जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्पीक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इट इज द फर्स्ट थ्योरी या फर्स्ट पोस्टुलेट। द सेकंड पोस्टुलेट इज जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? तो जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, तो वो इक्वेशन हमको ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर डोमिनेट करता है क्योंकि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है जिसका मास बहुत छोटा होता है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा वेव नेचर शो करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेव नेचर डोमिनेट करता है। वैसे अगर कोई बिगर साइज का ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसमें पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा। जैसे हम लोग हैं तो हमारा मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम पार्टिकल नेचर शो करते हैं, हम एज अ पार्टिकल बिहेव करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हमारे लॉज फॉलो करते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स में नहीं आते। वो सारे क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज को फॉलो करते हैं। हमने पढ़ा था ना क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी, उसको क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर करेंगे इस वाली थ्योरी में। अगर हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि एटम्स के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करने जाएगा तो वो कैसे कंबाइन करता है वो चीज समझेंगे पहले। तो जब भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करने के लिए जाता है तो दोनों में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे? इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि वो एक वेव की तरह ऐसे शो करेगा, ये एक वेव है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी एक वेव नेचर शो करेगा। इसकी वेव को मैंने ऐसे बना दिया। ये दो इलेक्ट्रॉन की मैंने वेव क्यों बनाई है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर डोमिनेट करता है। पहले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि पहले का वेव फंक्शन दूसरे के वेव फंक्शन से क्या करने जा रहा है? ओवरलैपिंग करने जा रहा है। ऐसा फंक्शन जो एक वेव को डिफाइन करता है दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन।
एक वेव फंक्शन किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की वेव के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है। उस वेव फंक्शन के पास उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी सब चीज की इंफॉर्मेशन होती है। तो यानी कि पहली इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दूसरी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से कंबाइन होने जा रही है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब भी दो वेव एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये आप फिजिक्स में आपका जो वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट है ना, उसमें पढ़ते हो अच्छे से। उसमें ना आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हो। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पे इंटरफेरेंस की बात करता है। अब इंटरफेरेंस वगैरह वो सब तो आपको फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको उसमें से क्या समझना है कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है। अगर पहली वाली वेव का जो फेज है वो पॉजिटिव है और दूसरी वाली वेव का फेज भी पॉजिटिव है, तो वो दोनों ऐड हो जाती हैं और जो न्यू वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मैंने एक लिया, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिखा यहाँ पे 2, फिर लगाया मैंने प्लस का साइन, अगेन मैंने लिखा 2, कितना आंसर आएगा। तो ये यही है, पहले वेव का फेज भी 2 था, दूसरे का फेज भी 2 था, तो दोनों वैल्यू ऐड हो गई, आंसर बड़ा आया छोटा आया, यही एम्पलीट्यूड है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा 2, फिर लगाया प्लस का साइन, यहाँ पर लिखा मैंने माइनस का 2, अब आंसर कितना आएगा 0। क्या आंसर बड़ा आया छोटा आया, छोटा। तो जब भी दो वेव फंक्शन ऐड होते हैं तो उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब भी दो वेव ऐसे ऐड हो जाती है ना, जैसे यहाँ पे 2 और 2 ऐड हो रहे हैं और उससे जो नया नंबर बन रहा है वो बड़ा आ रहा है, बड़ी वैल्यू आ रही है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं वेव के लिए। तो जब कभी भी हमारी दो वेव जब कभी भी दो वेव एक दूसरे से इंटरफेयर करती हैं, दो कंडीशन पॉसिबल है। पहला, या तो वह ऐड हो जाएंगी और वैल्यू बड़ी दिखाएंगी, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होके वो दिखाएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब भी दो वेव एक दूसरे से इंटरफेयर होती है, कंबाइन होती है, सुपरपोजिशन करती है, तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी या दो तरीके के नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। बट फर्स्ट इज which is formed by the constructive interference by the addition of the wave function, and the second one is destructive, and the second orbital is formed due to the destructive interference of the wave। जब दो वेव फंक्शन एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जब दो वेव एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो रिजल्टेंट वेव जो होती है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। मैंने बोला 2 + 2 = 4। अगर दो वेव एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, दो वेव फंक्शन एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज हो जाता है। मैंने लिखा 2 + -2 = 0, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इज कंस्ट्रक्ट होना, बनना, ऐड होना। डिस्ट्रक्टिव इज डिस्ट्रॉय, यानी कि सब्ट्रैक्ट होना। ठीक है, डिस्ट्रॉय मतलब वैसा डिस्ट्रॉय नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कम होनी। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो दो वेव फंक्शन या तो आपस में जुड़ेंगे या तो माइनस हो जाएंगे। अगर दो वेव फंक्शन आपस में जुड़ रहे हैं तो वो कौन सा इंटरफेरेंस दिखाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे वेव बनाई और इस वेव को मुझे ऐड करना है दूसरी वेव, सभी वेव मैंने बनानी है इसमें, ठीक है। और नीचे भी मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पे एक वेव है और इधर भी एक वेव है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, क्या इसको ओरिजिन बोलते हैं, ये ओरिजिन होता है ना 0,0। तो पहली वेव मैंने बनाई 0 से पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ऐसे। दूसरी वेव भी मैंने बनाई 0 से पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। क्या ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी लग रही है? तो ऐसी वेव को बोलते हैं कि ये दोनों वेव जो है ये सेम फेज में है। समझ आ गया? व्हाट इज द फेज? ये दोनों वेव क्या है, सेम फेज में। सेकंड वाले, नीचे वाले में मैंने क्या किया, पहली वेव को 0 से ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही बनाया, जैसे मैं ऊपर बना रही थी। लेकिन मैंने सेकंड वाले में क्या किया, 0 से नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन से स्टार्ट कर दिया, ऐसे। कि अब ये जो दोनों है नीचे वाले, ये एकदम आइडेंटिकल है। ये जो नीचे दोनों है आइडेंटिकल है नहीं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव की डायरेक्शन में है और एक नेगेटिव की डायरेक्शन में है। तो इन दोनों वेव के लिए मैं बोलूंगी दीज वेव्स आर इन अपोजिट फेज। जब दो वेव सेम फेज में होती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड व्हेन द टू वेव्स आर इन द डिफरेंट फेज और अपोजिट फेज, they subtract each other and they form the destructive interference, they show destructive interference। दो चीजें समझ आ गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड वेव फंक्शन, वेव कहाँ से आ गई, हम तो ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, वेव कहाँ से आ गई इसमें। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल के बनने को डिफाइन करने वाले हैं। मॉलिक्यूल हमेशा कब बनता है, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जब आप पढ़ रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड में आपने क्या सीखा था,
अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनता था इसका स्ट्रक्चर? शेयरिंग होती थी इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग होती थी इलेक्ट्रॉन की। अब ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, अगर ये एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इन्होंने कंबाइन किया कैसे। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो ये वेव नेचर डोमिनेट करेगा, तभी वेव पढ़े हमने। ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों की मुझे बॉन्डिंग दिखानी थी। इन दोनों की बॉन्डिंग दिखाने के लिए मैं क्या करूंगी, दोनों की वेव बनाऊंगी, क्योंकि दोनों का वेव नेचर डोमिनेट करता है। दोनों की वेव को डिफाइन करने वाला एक फंक्शन होता है, इट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन? तो फंक्शन तुम्हारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसके पास आप एक पर्टिकुलर इनपुट देते हो, पर्टिकुलर इनपुट, और वो आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है, उसको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन इज अ मैथमेटिकल टूल which gives us a specific output by giving it a specific input. For example, इसका आंसर बताना क्या होगा? मैंने ऑप्शन दिए, तो तुम डायरेक्टली बोलोगे इसका आंसर ए है, क्योंकि हमें पता है इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर 2 ही आने वाला है। तो स्पेसिफिक इनपुट क्या है? 1 और 1। आउटपुट क्या है? 2। ये इनपुट देने पर हमको यही आउटपुट मिलेगा। इसे फंक्शन कौन हुआ फिर? एडिशन। अगर एडिशन ही नहीं होता तो हमें पता थोड़ी चलता, क्या पता माइनस भी हो सकता था ना। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे तुम्हारे मैथ्स के फंक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर इनपुट देने पर एक पर्टिकुलर आउटपुट देते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 तुम्हारा 0 होता है। ये 10th में कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा होगा। तो एक पर्टिकुलर इनपुट देने पे वो एक पर्टिकुलर आउटपुट दे रहे हैं, तो वो भी एक फंक्शन है। उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। तो व्हाट इज अ वेव फंक्शन? जो वेव को एक पर्टिकुलर इनपुट देने पे हमको एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा। हमने उसको क्या इनपुट दिया? हमने बोला कि दोनों वेव को ऐड करना है, तो दोनों वेव ऐड होने पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा, दोनों वेव सब्ट्रैक्ट होने पर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा। कौन? वेव फंक्शन। तो व्हाट इज द मेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? पहला, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होना था। अगर इसको कंबाइन होना है तो हमें पता है इसका वेव नेचर डोमिनेट करता है, तो हमें इसका वेव फंक्शन पता होना चाहिए, तभी तो कंबाइन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन है, उसका वेव नेचर डोमिनेट करता है, हमारे पास उसका वेव फंक्शन पता होना चाहिए। इसका वेव फंक्शन दूसरे के वेव फंक्शन से कंबाइन करेगा, या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो उससे या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे। तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, 2 पॉइंट मैंने बता दिए थे, यह है थर्ड पॉइंट। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो दो तरीके के इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव, सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से तुम्हारा नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इससे बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। वहीं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, डिस्ट्रक्टिव यानी कि मैंने बताया था डिक्रीज, इससे याद रखना, डी फॉर डिस्ट्रक्टिव, डी फॉर डिक्रीज यानी कि कम होना, तो नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहला चेंज क्या करने को बोला मैंने? वेव की जगह वेव फंक्शन वर्ड यूज करना है। व्हेन टू वेव फंक्शन add up to form a new molecular orbital, it is called constructive interference, and the orbital is called bonding molecular orbital. On the other hand, if two wave function subtract with each other and shows a destructive interference, then the molecular orbital is formed, which is called anti-bonding molecular orbital. Next heading लिखो, difference between bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहला डिफरेंस तो तुमको पता है, बॉन्डिंग कैसे बनता है? बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है? बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो दो वेव फंक्शन एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो दो वेव फंक्शन एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमेशा इसको ऐसे लिखना है। पता है क्यों लिखना है इसको ऐसे? क्योंकि इसका फेज ही तो अलग था, सब्ट्रैक्ट थोड़ी किया था हमने उनको, फेज अलग था ना इसका, बस ये नीचे की तरफ जा रही थी, इसीलिए ये नेगेटिव मानी जाएगी। ओके, थर्ड, जब कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करती है तो हमें पता है दो तरीके के बॉन्ड बन सकते हैं, बाय ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सिखाई थी ना, ओवरलैपिंग से दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिर्फ एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार लगा देते हैं हम। ओके, नाउ द फोर्थ डिफरेंस, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे से ऐड होके बन रहे हैं और उसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो रही है, एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है वेव का,
तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना। ज्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर बॉन्डिंग में। अब एंटी बॉन्डिंग जो है, ये बनता है हमारा सब्ट्रैक्ट होके, और अगर ये सब्ट्रैक्ट होके बन रहा है तो यहाँ पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, लेस। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो लाइक ह्यूमंस, यू नो, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस को भी वहां रहना पसंद है जहां उनको पॉजिटिव एनवायरमेंट मिलेगा, ऐसे तो है। और वहां रहना उसको पसंद नहीं है जहां पे उसको नेगेटिव एनवायरमेंट मिलेगा। इलेक्ट्रॉन को भी देखो, जहां पॉजिटिव एनवायरमेंट मिल रहा है, यानी कि जहां पे वेव फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो वहां ज्यादा रहना चाहेंगे। लेकिन जहां उनको नेगेटिव एनवायरमेंट मिल रहा है, जहां वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वहां वो कम रहना चाहते हैं। इससे याद रखना है। पांचवा पॉइंट लिखो, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे से जुड़ के बन रही है, ऐड होके बन रही है, यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा आ रहा है और यहाँ ज्यादातर इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिटिव एनवायरमेंट मिल रहा है रहने के लिए, तो वहां पर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा खुश होंगे, यानी कि वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर एक पॉजिटिव एनवायरमेंट मिले किसी को रहने के लिए, तो वहां पे वो खुश होगा, यानी कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी स्टेबल। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, नेगेटिव। व्हाट इज नेगेटिव, वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कम रहना चाहेंगे, और अगर वहां इलेक्ट्रॉन कम रहना चाहेंगे तो ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विच इज स्टेबल हैज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड एवरीथिंग विच इज अनस्टेबल इन द यूनिवर्स हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल है तो लेस एनर्जी, और अगर ये अनस्टेबल है तो मोर एनर्जी। मॉलिक्यूल पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगेगी, और जो एटम्स है उसमें सिंपल लगेगी, जो हमने सेकंड चैप्टर में सीखा वो एटम्स के लिए सीखा। तो आज तुमको ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और साथ में वेव फंक्शन, तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें एक रफ कॉपी लेनी है, उस रफ कॉपी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हेडिंग लिखनी है। उसके बाद जो चीज तुमने स्टार्टिंग से इस थ्योरी में पढ़ी, वो तुमको उसमें लिखना है इंग्लिश में, नॉट इन इंग्लिश, इंग्लिश, कि हम दो इलेक्ट्रॉन की वेव कंबाइन करती है और उसके वेव फंक्शन को लिखते हैं। वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के काम में आता है, ऐसे लिखना है। एक पेज का होना चाहिए वो पूरा। स्टार्टिंग करनी है कि हमने इलेक्ट्रॉन को सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, उस इलेक्ट्रॉन में हमने देखा था क्योंकि वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो वो वेव नेचर डोमिनेट करेगा। अब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, इसमें हम मॉलिक्यूल बनाना सीखेंगे। ऐसे करके तुमको एक स्क्रिप्ट लिखनी है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए।